अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह खुशी या खुशियों के इजहार में उठाया गया एक लम्हाती कदम किसी हंसते बसते घर को हमेशा के लिए दुखों का गहवारा बना देता है। ये एक ऐसी कहानी है जो लापरवाही, गफलत और जिम्मेदारी के फुकदान पर संगीन सवालात उठाती है। नाज़रीन, ये हकीकत है कि बेटियां अपने बाप की शफकत और मोहब्बत को लेकर बेहद हसास होती हैं और बाप बेटी के रिश्ते की मिसाल दुनिया के किसी और रिश्ते में नहीं मिलती। यही मोहब्बत, यही तहफ़्फ़ुज़ कभी कभार एक लम्हे में आजमाइश बन जाता है। डिफेंस के रिहायशी उस्मान अपनी सबसे प्यारी और लाडली 7 साला बेटी अनाया को साथ लेकर शहर के पुराने इलाके गुजरपुरा आते हैं। गली में खेलते या चलते हुए अचानक नन्ही अनाया गिर जाती है और नीम बेहोश हो जाती है। उसी लम्हे किसी को मालूम नहीं था कि बच्ची के साथ आखिर क्या हुआ, वो क्यों गिरी और क्यों उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। चंद ही दिनों में वो मासूम बच्ची जिंदगी की बाजी हार जाती है और एक बाप की दुनिया उजड़ जाती है। ये महज एक हादसा था या किसी की गफलत का नतीजा? और वो कौन से अवामल थे जिन्होंने एक हंसते खेलते बचपन को खामोशी में बदल दिया? आज के जुर्म अंजाम में हम इसी कहानी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। वो नीचे गई है, उसके बाद हमारे पास वापस नहीं आई। इन शॉर्ट ये नीचे शोर मच गया कि उसके सर पे चोट लग गई। मैंने उसे अपने हाथ में उठाया, इन हाथों में, वो होश में नहीं थी। उसे मैं करीबी हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ जाकर उन्होंने फर्स्ट एड दी। उन्होंने पूछा क्या हुआ है, तो हमने बता दिया, जैसे बताया कि इसके सर पे चोट लगी है। उन्होंने कहा एक स्टिच आएगा, उन्होंने लगा दिया और उन्होंने हमें पीट्स में रेफ़र कर दिया। वहाँ गए, डॉक्टर ने कहा कि हम इस 30 मिनट्स रखेंगे ताकि कोई नेगेटिव साइड ऐसा इम्पैक्ट ना आए, तो हम इसके 30 मिनट्स रखेंगे। बच्ची ने 20-25 मिनट वॉमिट कर ली, तो डॉक्टर ने कहा कि सर की चोट है, तो ज़्यादा बेहतर आप सिटी स्कैन करवा लें। हम सिटी स्कैन की तरफ गए हैं तो वहाँ पे हमें पता चला कि ब्लड है। उन्होंने बच्ची को एडमिट किया। बच्ची 8 से 10 दिन उसने सर्वाइव किया, उसके बाद दुनिया छोड़ के चली गई। एक ऐसी तल्ख हकीकत कि मैं अपने हाथों से साइन कर रहा हूँ, अंगूठे लगा रहा हूँ कि मेरी बच्ची का वेंटिलेटर हटा दिया जाए और मेरे सामने उसकी सांसें रुक गई। इससे बड़ी तकलीफ अल्लाह किसी को ना दे। लेकिन जो बुलेट चली है वो चली ही क्यों? अब वो जिस वेपन से चली वो डेफिनेटली नाजायज़ होगा। अब वो जो नाजायज़ वेपन कहाँ से आया? कहीं मार्केट से परचेज़ किया गया। तो जब इनकी सेल परचेज़ होती है, जो चीज़ें मूवमेंट ऐसे होती है नाजायज़ तौर पे, उन पे कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता ताकि ये इस मुकाम तक हम लोग पहुँचे ही ना। दूसरा ये कि जो नाजायज़ असला किसी से बरामद भी हो जाता है, अगले ही दिन उसकी ज़मानत भी हो जाती है। गुजरपुरा इलाके में इंतहाई दिल खराश वाक़या जो पेश आया, उस केस की तफसील हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बता दी। 7 साला मासूम बच्ची जो अंधी गोली का शिकार हुई, उसके वालिद उस्मान साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हम इनसे वो सवाल करेंगे, वो पूछेंगे कि ये वाक़या पेश कैसे आया। फिर उसके बाद इनको पुलिस किस हद तक इंसाफ अब तक दे सकी है, क्या मुलजिम जो गिरफ़्तार हुआ है वाकई वो मुलजिम है, फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस केस में क्या कहती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उस्मान साहब, बहुत ही तकलीफ़देह वाक़या, 7 साल की बहुत ही प्यारी बच्ची और हर दर्द दिल रखने वाला शख्स जो साहिब औलाद है उसके लिए बड़ी तकलीफ़ की बात है उसके लिए। और आपका दुख हम महसूस ज़रूर कर सकते हैं, शायद उस तरह से बयान हम ना कर सकें जिस कर्ब से और जिस तकलीफ़ से आप गुजरे। क्या हुआ था? एक्चुअली ईद मिलाद नबी का दिन था, 6 सितंबर। तो हम किसी की तरफ इनवाइटेड थे, रिलेटिव हैं हमारे। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि वहाँ जाएंगे, चूँकि जैसे लाहौर में अब एक त्यौहार चलता है, बहुत हमारे लिए बहुत एक अजीम दिन है। तो वहाँ जाएंगे, सारे बैठेंगे, एक अच्छा समा होगा, एक अच्छा माहौल बनेगा। छुट्टी का दिन था तो हम वहाँ चले गए। बच्चे हमारे साथ ही थे। तो नीचे डिफरेंट चीज़ें बट रही थी, लोग जैसे खुशी से देते हैं न्याज के तौर पे, और नीचे भटूरे भी लग रहे थे, गोलगप्पे लग रहे थे। तो बेटी ने हमसे परमिशन ली कि मैं नीचे जा रही हूँ गली में, तो मैं गोलगप्पे खाऊँ। वो नीचे गई है, उसके बाद हमारे पास वापस नहीं आई। इन शॉर्ट ये नीचे शोर मच गया कि उसके सर पे चोट लग गई। ठीक, मैंने उसे अपने हाथ में उठाया, इन हाथों में, वो होश में नहीं थी।
उसे मैं करीबी हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ जाकर उन्होंने फ़र्स्ट एड दी। उन्होंने पूछा क्या हुआ है, तो हमने बता दिया, जैसे बताया कि इसके सर पे चोट लगी है। उन्होंने कहा एक स्टिच आएगा, उन्होंने लगा दिया और उन्होंने हमें पीड्स में रेफ़र कर दिया। वहाँ गए, डॉक्टर ने कहा कि हम इसे 30 मिनट्स रखेंगे ताकि उसके नेगेटिव साइड ऐसे इम्पैक्ट ना आए, तो हम इसलिए 30 मिनट्स रखेंगे। बच्ची ने 20-25 मिनट वॉमिट कर दी, तो डॉक्टर ने कहा कि सर की चोट है तो ज़्यादा बेहतर है आप सिटी स्कैन करवा लें। हम सिटी स्कैन की तरफ गए हैं तो वहाँ पे हमें पता चला कि ब्लड है। हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। हम वहाँ से फौरी जनरल हॉस्पिटल चले गए। वहाँ पे पहले गए हैं, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सारे हालातों वाक़यात थे वो पहले कहें जी कि आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल चले जाएं। हमने उनसे कहा कैसे जा सकते हैं, न्यूरो का केस है, हम तो रैप नहीं जा सकते। खैर अल्लाह करके उन्होंने कहा जी पुलिस केस है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, वो हमने करवाया। उन्होंने बच्ची को एडमिट किया। बच्ची 8 से 10 दिन उसने सर्वाइव किया और उसके बाद दुनिया छोड़ के चली गई। एक ऐसी तल्ख हकीकत कि मैं अपने हाथों से साइन कर रहा हूँ, अंगूठे लगा रहा हूँ कि मेरी बच्ची का वेंटिलेटर हटा दिया जाए और मेरे सामने उसकी सांसें रुक गई। इससे बड़ी तकलीफ़ अल्लाह किसी को ना दिखाए। उसके बाद वहाँ पे सारे मामलात हुए। उन्होंने कहा जी पोस्टमार्टम होना है, वो भी करवा लिया, ब्लड भी ले ली। एक पहले वो मेरी बच्ची अजियत में थी, मज़ीद उसके साथ उन्होंने चीर फाड़ किया, मैं यही कह सकता हूँ। ठीक है, बुलेट ले ली। बुलेट लेने के बाद फिर आगे पुलिस की कार्रवाई थी, अब वो चल रही है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपकी गुफ्तगू में, आपके अल्फाज में यकीनन वो तकलीफ़ नज़र आ रही है। सिस्टम जो है हेल्थ के हवाले से, हॉस्पिटल आप गए और आपको लगा कि शायद कुछ ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल में भी कोई ऐसा निज़ाम है जो ठीक होने वाला है? हॉस्पिटल में निज़ाम ठीक हो डेफिनेटली, जो टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स हैं, वो वैसे आने चाहिए। हम वहाँ पे गए, जब हम एडमिट हो गए तो पहले तो कोई बात नहीं था सुन रहा, फिर उन्होंने हमें एडमिट कर लिया। फिर जो हो सकता था मैंने वहाँ पे किया। उसके बाद फिर सुनवाई होगी हमारी, इन शॉर्ट यही है। तो उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा कि हम बुलेट रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बुलेट रिमूव करेंगे तो उसका सर्वाइवल नहीं है, और हमने सिर्फ यही कोशिश करनी है कि कोई इन्फेक्शन ना हो अंदर। वो इसे फॉरेन बॉडी कहते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि फॉरेन बॉडी है अंदर। तो हमने सिर्फ इसका इन्फेक्शन ना बढ़े ये कंट्रोल करना है, जो कि नहीं हो सका। तो इन्फेक्शन अब अपेरेंटली तो यही लगता है कि वो कोई इन्फेक्शन कर गया तो उस वजह से ब्रेन डेड हो गया। ठीक है। इसके साथ यकीनन आपने हॉस्पिटल में कोशिश की और हर बाप जो है वो कोशिश करता है। आप नाकाम हुए, जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया। तो फिर पुलिस का प्रोसेस शुरू होता है। अब पुलिस की जानिब से पता चला है कि मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है, हवाई फायरिंग की थी और गोली जो है वो आके लगी वहाँ पे बच्ची को। पुलिस के लिहाज से उनकी मतलब जो कोशिशें हैं वो नो डाउट अपना सारा काम कर रहे हैं। इससे पहले भी सारी इंटेरोगेशन हुई, लोगों को पकड़ा, उनसे इंटेरोगेट किया गया, और नहीं एडमिट कर सके, फिर उनको छोड़ दिया गया। मुझे पता चला 60-70 लोगों को उन्होंने पकड़ा। ठीक है, उन डिफरेंट लोगों से इंटेरोगेशन भी हुई। अभी मुझे पता चला था पुलिस वालों की तरफ उनका फ़ोन आया था कि हमने जो है हवाई फायरिंग पे जो न्यू ईयर नाइट पे एक बंदा पकड़ लिया और उसने एडमिट भी कर लिया। मैं तो खैर उस बंदे से नहीं मिला, मुझे पता भी नहीं है, और वो कह रहे हैं कि उसने एडमिट कर लिया और हमने आगे चलान पेश कर दिया। अब आगे उसकी फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, फर्दर आगे पता चलेगा कि आया कि उसने फायर जो किया था वही उसको आके लगा कि नहीं लगा, ये तो भी फर्दर चलेगा। लेकिन जो पुलिस की कार्रवाई, नो डाउट अपनी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा उस्मान साहब ये बताइएगा कि जो FIR दर्ज होती है वो ऑपरेशन पुलिस का काम होता है, फिर उसके बाद केस ट्रांसफ़र हो जाता है इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास। तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है, आपने बताया कि कारकर्दगी उनकी बज़ाहिर आपको नज़र आई, सेटिस्फाई हैं, निज़ाम बताया जाता है बहुत बेहतर हो गया, कहीं पे लगता है कि कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात आपके हैं? एक चीज़ होने के बाद जो उनकी कार्रवाई है वो एडमिटेबल है, जो फ़िलहाल वो कर रहे हैं। एक केस उनके पास आया है, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो अपनी कार्रवाई अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जो बुलेट चली है वो चली ही क्यों? मेरा भी क्वेश्चन है आपसे कि क्यों चली। अब वो जिस वेपन से चली वो डेफिनेटली नाजायज़ होगा, ऐसे ही है ना। अब वो जो नाजायज़ वेपन कहाँ से आया?
कहीं मार्केट से परचेज़ किया गया। तो जब इनकी सेल परचेज़ होती है, जो चीज़ें मूवमेंट ऐसे होती हैं नाजायज़ तौर पे, उन पे कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता ताकि ये इस मुकाम तक हम लोग पहुँचें ही ना, ताकि हम मज़ीद अपनी किसी बेहतरी की तरफ आ सकें। दूसरा ये कि जो नाजायज़ असला किसी से बरामद भी हो जाता है तो अगले ही दिन उसकी ज़मानत भी हो जाती है। वो क्यों? एक चीज़ है ही गलत, एक नाजायज़ चीज़ है और उस पर इतनी लिवरेज है कि अगले दिन वो बंदा घर जा सकता है और अपनी चीज़ों के साथ या चीज़ें रख भी ले पुलिस, वो दोबारा कहीं और से ले लेगा। पहले तो उस पर एक सख्त किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो काम आगे बढ़े ही ना। आज उसने परचेज़ कर लिया है, हम लोगों ने पकड़ लिया, तो आपने उसे अगले दिन छोड़ दिया, वो कल फिर परचेज़ कर लेगा। ठीक है, उसकी बेस पे वो खुलेआम घूमेगा, बदमाशी करेगा। एक गरीब बंदा, कमज़ोर बंदा, एक आम बंदा क्या कर लेगा उसके आगे? तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि ये काम बेस लाइन ही पहले पकड़नी चाहिए, ना कि जब काम होने के बाद हम उस मौके पे आए कि हम उस बंदे को जाके पकड़ें। तो बेस लाइन कंट्रोल होगी तो काम बेहतर होगा। ठीक है। उस्मान भाई, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है और जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD बनाया गया, पिछले दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें बताया कि जो नाजायज़ असला या इवन के असले की नुमाइश लोग करते हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त और बड़ा जल्द क्रैकडाउन शुरू हो रहा है। और यकीनन वो इसी वजह से है कि जो अंधी गोली है, कहीं पे कोई गोली चलाता है और किसी भी मासूम शख्स को या बच्चे को जाकर वो गोली लगती है और उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो इस पे आपकी क्या राय है? क्योंकि आप एक बाप, उस दर्द से, वो बाप जो एक तकलीफ़ से गुज़रा, अपनी बेटी को अपने हाथों से दफनाया और बहुत मुश्किल और कर्ब से आप गुज़रे हैं, क्या होना चाहिए? और जो गवर्नमेंट की ऐसे इनिशिएटिव हैं, सेटिस्फाई हैं? जो इनिशिएटिव है मैं उससे तो सेटिस्फाई हूँ, लेकिन जो उसकी आउटपुट है अब वो कितनी जल्दी आती है। जैसे कि मार्केट के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, CM पंजाब साहिबा का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये मेरा ख्याल है कि बहुत देर बाद हुआ किसी गवर्नमेंट ने किया है। ये ऐसा होना चाहिए। अब मेरी बेटी गई है, अगर इसकी जगह पे किसी का घर का सरबरा होता है, जो हमारी कम्युनिटी है उसमें आपने देख लिया है कि वेल सेटल्ड, वेल प्रोफाइल्ड लोग कितने हैं या डाउन द लाइन कितने हैं। अगर कोई ऐसा बंदा जिसके 2-3 बच्चे हैं वो इस दुनिया में चला जाता है और उसका कमाई वाला कोई बंदा नहीं रहता, तो वो पूरे का पूरा ख़ानदान ही मर गया। जो हमारे मार्केट के, जो पाकिस्तान के हालात हैं कमाई के लिहाज से, तो बच्चे कैसे पाल सकेंगे, वो क्या करेंगे? अल्टीमेटली वो भी वही रास्ता अडॉप्ट करेंगे जिस किसी ने गोली चलाई, जिसकी वजह से बंदा गया, तो अल्टीमेटली वो भी कोई नेगेटिव वे ही तलाश करेंगे ना, उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया बहुत अच्छा है, लेकिन इस पे जितनी जल्दी हो सके इसको कंप्लीट किया जाए या कंट्रोल किया जाए। जितनी देर तक ये मार्केट में नाजायज़ असला रखने वाले लोग हैं, अब देखें अपनी डेवलप्ड कंट्रीज़ को देख लें, हमारे बहुत सारी हैं, मैं नाम नहीं किसी का लेता, वहाँ पे तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, असला बिकने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ पे तो असला बिकता है। लाइसेंस क्यों दिया जाए? आपको लाइसेंस क्यों दिया जाए, मुझे बताएं, क्या करना है आपने लाइसेंस? जब मैंने लाइसेंस पे भी आ जाए तो हम दोनों ने लाइसेंस क्या करना है? कोई रीज़न होनी चाहिए ना। यहाँ पर लाइसेंस भी मिल जाता है, नाजायज़ असला भी मिल जाता है, लोगों ने गाड़ियों में रखे हुए चल रहे हैं, वो क्यों? डेवलप कंट्री में तो अलाउ ही नहीं, असला ही अलाउ नहीं। स्टेट ने रखा हुआ है, आर्मीज़ ने रखा हुआ है, उसकी वजह वो हमारी हिफाजत के लिए। लेकिन एक आम बंदे की असले की क्या ज़रूरत है? तो ये इनिशिएटिव जो लिया गया है इसको मेहरबानी फरमा के जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए। आज मेरे साथ हुआ है, आने वाले वक्त में किसी का घर ना बर्बाद हो। अब मेरे बच्चे खेलते हैं, सारे नज़र आते हैं, सारी फैमिलीज आती हैं, लेकिन एक वाहिद बच्ची है जो मेरी नज़र नहीं आती। और अपने हाथों से मैंने उसे ज़मीन के नीचे दिया। जिन हाथों में मैं गोद में उठाता था उन हाथों से ज़मीन के नीचे दिया। कोई बंदा बड़े हुकाम में सिर्फ मेरे शूज़ में अपने पाँव डाल के देखे कि मेरी फैमिली किस लेवल से गुजर रही है। ये जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये चीज़ें चलती रिकॉर्ड हो जाएंगी, लेकिन जो मेरे अंदर है उसको कोई बंदा कम कर सकता है? नहीं, कोई बंदा नहीं उसको कम कर सकता। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो, उनके पास बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे और भी लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन जो एक बाप की, एक माँ की तकलीफ़ है
उसको ये सारी चीज़ें कम नहीं कर सकती, किसी हद तक तसल्ली दे सकती हैं। उस्मान साहब, जो मुलजिम पुलिस ने पकड़ा है, बिलमुशाफा मुलाकात हुई कोई? नहीं, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई, मुझे तो पता भी नहीं। वहाँ पुलिस ने ज़रूर बताया, लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने उनसे नाम पूछा कि उसका नाम बता दें, तो उन्होंने नाम बता दिया। मैंने पूछा कोई तस्वीर भिजवा दें, तो पहले वो कोई शायद प्रोफाइल पिक्चर थी पहले की, हो वो आ गई। फिर मैंने कहा मुझे कोई लाइव फ़ोटो भिजवा दें, मैं देखूँ तो उसमें बंदा है कौन। सिर्फ उसका नाम आ गया, मुझे नहीं पता कि उसके वालिद का नाम क्या है, वो क्या करता रहा क्या नहीं करता रहा। मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। मिलना चाहेंगे? मैं मिल के उनसे क्या करूँगा? मैं बिल्कुल एक दफ़ा देखूँगा तो ज़रूर, ठीक है, लेकिन मैं उससे मिल के क्या करूँगा? मेरे सामने वो क्या करता है क्या नहीं करता, जेल में पड़ा है कहाँ पड़ा है। एक दफ़ा तो मैं जाके उससे ज़रूर मिलूँगा। अब उसके बाद एक दिन मुझे फ़ोन आ जाता है कैंट कचहरी से कि आप यहाँ पे क्यों नहीं आए। मैंने उससे पूछा भाई मैं यहाँ पे क्यों आना है मैंने? वो जी आपके केस में एक मुलजिम पकड़ा हुआ है, उसकी ज़मानत आई है, तो आप क्यों नहीं आए? मैंने उनसे वही कहा कि मैं ना तो नजूमी हूँ, ना इल्हाम होता है मुझे। कोई मैसेज, कोई फ़ोन कॉल, कोई चीज़ बताएंगे कि आप भैया आपने कल आना है या शाम में आना है या सुबह आना है, तो मैं आ सकूँगा। आप मुझे कह रहे हैं कि आप आए क्यों नहीं? तो हैरानगी हुई मुझे ज़रा सुन के कि ये हालात है कि जो बंदा पहले ही एक अजीब से कैफियत में है अपनी फैमिली वाइज, और आप उससे ऊपर एक प्रेशर डाल रहे हैं कि आए क्यों नहीं आप। अब उनसे मैंने कहा जी मैं अभी तो नहीं आ सकता, मैं अपने ऑफिस में हूँ और आप मुझे बता दें मैं कल आ जाऊँ। उन्होंने कहा जी मैं जज साहब से पूछ के बताता हूँ, लेकिन वो कल भी अभी नहीं आई। कभी दोबारा रब्ता भी नहीं हुआ? नहीं, मैंने फ़ोन कॉल की लेकिन उसका कोई आंसर भी नहीं हुआ। उस्मान साहब, बड़ा लॉस किया उसने हवाई फायरिंग की, गोली आपकी बेटी को लगी। चाहते तो होंगे कि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। जिसने किया उसको मिले, क्योंकि अभी तो इसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं आई। जिस बंदे को अरेस्ट किया गया है, जो भी मुलजिम है, जो भी है, मैं नॉमिनेशन किसी की नहीं है और ना मैंने किसी को नॉमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे चंद घंटों के लिए गया था। अब वहाँ पे कौन कौन रहता है, क्या क्या करता है, मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं तो टोटली डिपेंडेंट हूँ पुलिस की कार्रवाई के ऊपर कि एज़ पर मेरिट जो भी रिज़ल्ट आए मैं उसको एडमिट करता हूँ। अब ये बंदा पकड़ा गया है, इसने एडमिट किया है, अब मेरे सामने तो नहीं अभी तक किया, ना ही मैं गया हूँ। इसकी रिपोर्ट जो भी आएगी वो हम देख लेंगे। फिर मैं किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकता कि मैं इस बंदे को क्या सज़ा मिले। जो बंदा हो जिसने भी किया है, वो कोई भी XYZ, उसको सख्त तरीन सज़ा होनी चाहिए। क्या दिल करता है, कैसी सज़ा होनी चाहिए उसको? यार बहुत सारे वाक़यात होते हैं, ऐसे वाक़यात के अंदर मैं कोई नॉमिनेट नहीं कर रहा। अब देखते हैं, बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादती होती है, स्पेशली इन सारे केसेस के अंदर। अब मेरी हवाई फायर लगा, चलता फिरता मैं अपने हाथों से तैयार करके, वो मेरे पास आती थी, मेरे होंठों को चूमती थी, मेरे से बाल पूछती थी कैसे लग रहे हैं। 7 साल की मेरी बेटी। मैं ऑफिस से आता था, जैसे मैं भी बैठा हूँ, तो मैं शूज़ उतारती थी, मेरे लिए पानी लाती थी। अब नहीं कोई, बाकी भी लाते हैं लेकिन वो नहीं लाते। तो ऐसे मौक़ों के ऊपर कुछ ऐसी सज़ाएं होनी चाहिए जो एग्जाम्पल बने, जो खुलेआम होनी चाहिए, मतलब ऑन ईयर होनी चाहिए कि इस बंदे ने ये काम किया है तो हम ये इसको सज़ा दे रहे हैं। बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल बने, जो लोग ऐसा अपनी फैंटेसी के लिए करते हैं। एक गोली कितनी देर में चल जाती है, कितने नैनो सेकंड में चलती है, लेकिन घर तबाह हो गया। तो इसकी एग्जाम्पलरी सेट होना चाहिए, इसको फांसी होनी चाहिए कि ये हो गया काम, ताकि आने वाले जो अगले लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं वहीं पे स्टॉप हो। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी सीनियर से मिले हों और ये जो आपके अंदर सब कुछ है कि बता सकें, आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं कि मुलजिम कंफर्म हो जाए, तस्दीक हो जाए? मुलजिम, मैं दोबारा वही रिक्वेस्ट करूंगा, जो मुलजिम की तस्दीक है वो तो पुलिस कर रही है, वो पुलिस ने करनी है। और इसके लिए किसी से मिले, किसी DIG से, किसी SSP से? मेरी SSP साहब से मुलाकात हुई थी, मैं खुली कचहरी में गया था DIG साहब के पास, उनसे मुलाकात हुई मेरी। DSP से मुलाकात हुई मेरी, DSP साहब से भी हुई, उनसे 2 दफ़ा मिला हूँ। उसके बाद SSP साहब से मिला हूँ। खुली कचहरी में मेरी SP साहब से भी मुलाकात हुई थी। DIG साहब के पास आप खुली कचहरी में गए, उनको मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद ये एहसास हुआ कि एक
बाप की तकलीफ़ और आपके दुख को वो उसका कोई मदावा चाहते हैं या कर सकेंगे? जी, उन्होंने मुझे हौसला दिया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, कि एक हौसला है ना, कि एक आपके पास एक बड़ा बंदा खड़ा है और आपको कह रहा है कि मैं इस पे एक एग्जांपल सेट करूँगा। दैट इज़ गुड साइन। एक बंदे को इनर फीलिंग आती है कि जो चीज़ चलेगी वापस तो मेरी नहीं आ सकती, लेकिन कम से कम उस मेरे साथ कोई खड़ा है। तो एक बंदे को हौसला आता है कि यार कोई आपकी बात सुन रहा है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये तो इन्वेस्टिगेशन के मामलात हो गए, पुलिस जो कर रही है वो भी आपको डेफिनेटली पता भी चल जाएगा और अभी मुलाकात भी आपकी हो सकती है कि हो जाए, रिमांड पे है पुलिस जो बताती है। बेटी के बारे में कुछ बताइएगा कि कौन सी क्लास में पढ़ती थी, क्या? मेरी बेटी में पढ़ती थी अभी रिसेंटली जीजन एंड मैरी, ये आपका क्वीन मैरी के साथ है। वहाँ पे उनका जो नया सेशन स्टार्ट होता है वो आपकी समर वेकेशंस के बिल्कुल बाद होता है। स्कूल 20 को खुले, इसको खुले अगस्त को, तो उनका नया सेशन स्टार्ट होता है। लेकिन चूँकि दरमियान में छुट्टियाँ आ गई थी तो स्कूल ओपन हुआ 1 सितंबर को, और 6 सितंबर को उसको बुलेट लगी सैटरडे वाले दिन। उसको अभी नए क्लास में गए हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे। उसकी बुक्स, उसके बैग, उसके जूते, उसके यूनिफॉर्म मैंने संभाल के नया वैसे ही रखा हुआ। और वो अभी प्रमोट हुई थी फर्स्ट में। और सुबह मैं उसको छोड़ने जाता था यहाँ से, फिर वापसी पे। अब मेरी अकेली दूसरी बड़ी बेटी है बस। और फैमिली में डेफिनेटली सारे ही तकलीफ़ में होंगे और आपके ऊपर और भी जिम्मेदारी है कि दूसरे बच्चों को भी देखना। माँ, उसका भी दुख अपनी जगह पे होगा। माँ ने, जिसने हर वक्त ही अपने सामने रखना है, मैं उसकी दर्द को कैसे एक्सप्लेन करूँ? एक बीइंग अ फादर, बाप के लिए मेरे से सहन नहीं हो रहा, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसके दर्द को। जिसने एक बच्चे की पैदाइश की हो, एक प्रोसेस हो, और जैसे कि हमारे दीन में है, शरीयत में है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, तो क्या रुतबा होगा? अल्लाह ने क्यों उसके पाँव के नीचे जन्नत रखी माँ के? वो किस लेवल से एक बच्चे को दुनिया में लेके आती है? कोई ना कोई तो लेवल है जिस पे खुदा ने भी जन्नत पाँव में दे दी है। तो उसके दर्द को कोई मेजरमेंट नहीं है उसकी। वो हर वक्त कोई कोना ढूंढ के रोती है। उस्मान साहब, कुछ ऐसी चीज़ जो आपके दिल में हो, कहना चाहते हो इस पूरे इंसिडेंट पे, इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन, पुलिस डिपार्टमेंट के, कुछ भी ऐसा? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर एक इंसानियत नामी चीज़ क्यों नहीं है? एक उस्मान अपने मफाद के लिए बाकी सब के सरों पे पाँव क्यों रखता है? ठीक है, इस वाक़ये के अंदर जिसने गोली चलाई उसने क्यों चलाई? क्यों उसके पास ये सारी चीज़ें आई? इसके ज़िम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं हम लोग खुद भी हैं, उसके बाद हमारे जो इस सारे मार्केट के अंदर काम चल रहे हैं वो भी हैं। ठीक है, उसके पास ये असला कहाँ से आया? मेरे पास जो तस्वीर आई है, मुझे कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं लग रही उस लड़के की। तो अगर वो इस उम्र में ये वाले सारे हरकत कर रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई उसके पीछे किसी ने हाथ भी रखा होगा। कौन लोग हैं वो? उनको कौन पकड़ेगा? कैसे उन पर कंट्रोल किया जाएगा? जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा तब तक कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो बेस लाइन चीज़ें हैं उनको सीधा कर लिया जाए तो हमारे सारे मामला सीधे हो सकते हैं। अब जैसे सीएम पंजाब साहिबा ने इनिशिएटिव लिया हुआ है, इसको उनसे रिक्वेस्ट यही है कि मुकम्मल कर दें, एक मुकम्मल इख्तियारात के साथ इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ दें ताकि आने वाले वक्त में किसी का घर ना बर्बाद हो। लाइसेंसिंग अथॉरिटी को पहले चाहिए था कि जितने लोगों को लाइसेंस दिया है उनका एक दफ़ा फायर करवा के बुलेट जो उसकी का शेल बचता है उसको फ्रेंसिक को भेज देते और पता होता कि कौन से लाइसेंस याफ्ता लोग जो असला इस्तेमाल करते हैं उनके इंप्रेशन जो हैं फ्रेंसिक के रिकॉर्ड में आ जाते हैं। ये जो कोई खुशी नहीं है, मनाने का तरीकाकार नहीं है कि आप लोग अपनी इस खुशी के लिए किसी मासूम की जान ले लें, या ये दहशत गर्दी के जुमरे में आता है कि जब आप फायर करते हैं जश्न के लिए करें, चाहे वो किसी काम के लिए भी करें, लोगों पर इसकी दहशत आती है।
ऐसी हरकत करना दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है, तो दहशतगर्द ना बने। नाजरीन, बात तो नहीं मालूम कि वो अंधी गोली कहां से आई जिसने उसकी प्यारी बेटी की जान ली और किसके हाथ में ये गोली थी। ऐसे केस में पुलिस दिन रात की मेहनत के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन असल चैलेंज ये है कि उसे कानूनी तौर पर किस तरह सजा दिलाई जाए। आज हम आपको बताएंगे कि एक मजबूत कानूनी चालान कैसे तैयार किया जाता है, शवाहिद कैसे जमा किए जाते हैं और अदालत में केस को किस अंदाज से पेश किया जाता है। इस बारे में माहिर कानून क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं और जानते हैं कि इंसाफ दिलाने का अमल कितना पेचीदा और मेहनत तलब होता है। देखें जी, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे यहाँ ये कल्चर है, बहुत ही गंदा कल्चर है कि हम अपनी खुशी इस तरीके से मनाते हैं कि हम हवाई फायर के ज़रिए हम ये काम करते हैं और उसकी इतने नुकसानात हैं जिनका अजाला मुमकिन नहीं है। जैसे कि फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो हमारी है वो बहुत हाई लेवल काम कर रही है और ये पूरे वर्ल्ड में इसका एक नाम है। सबसे बड़ा इशू ये है कि इनके पास एक ABIS सिस्टम जो है लगा हुआ है, वो 2015 से काम कर रहा है। उसमें किसी किस्म का वेपन जमा पुलिस करवाती है, उसका वो प्रॉपर उनके पास रिकॉर्ड होता है। उसमें जो हमारे पास बुलेट का शेल होता है, वो जब हमारे पास आता है या गन टूटी हुई या गन आती है तो उसका रिपोर्ट आ जाती है, इंप्रेशन आ जाता है कि जिस वेपन से कौन सी गोली चली है, क्या चीज़ इससे पर काम हुआ है। इस बिना पर रिकॉर्ड जो है इनका मेंटेन है। 2015 में ये शुरू किया, लेकिन 2012 से जो भी असला वहाँ पड़ा था उसको पहले फीड किया गया और 2015 से ऑनवर्ड अब तक तमाम डाटा जिसकी भी पिस्टल और बंदूक या कोई भी असला है उसका इनके पास फोरेंसिक है, जिससे वो कंपेयर करते हैं कि इससे पहले ये किस वारदात में इस्तेमाल हुआ, किस आदमी का नाम था। अगर वो वारदात के हवाले से रिकॉर्ड है उससे वो देख लेते हैं, या अगर किसी ने जमा करवाया हो या असला किसी और हवाले से इनको जब्त किया हो उससे भी इनके पास रिपोर्ट रहती है। तो ये ऐसा मामला था जिससे पता लगा कि ये इसका मुलजिम कौन है जिसने फायर किया, क्योंकि ये रिकॉर्ड याफ्ता था। देखिए, ये हमारा थोड़ी सी कमी है। देखें, इसमें मैंने सिर्फ एक चांस है कि उसका पहले असला लाइसेंस नहीं था और उसके बावजूद वही किसी रेड में पकड़ा गया था और उसके बाद उसका असला जब्त हुआ था और पुलिस के पास था और फोरेंसिक हुआ था, उसको तो वो गैर असला लाइसेंस वाले भी इसमें और लाइसेंस वाले भी दोनों आते हैं। लेकिन जिस पर काम और जिनके पास नहीं है उनके खिलाफ तो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, जिनका डाटा फोरेंसिक में नहीं है। पहली बात तो ये 37(2) के तहत हमारे पास कानून के पास एक सज़ा है कि जिसमें लूप होल है, बेलेबल फेंस रखा हुआ है हवाई फायरिंग पे, और साथ साथ इसको सख्त करना चाहिए, जुर्माना या कैद है। लेकिन ऐसे मामला जिसमें सज़ा और कैद जुर्माना और कैद दो चीज़ें होती हैं, उसमें बेल अमूमन हो जाती है। इसका ये बड़ा नुकसान है और इसको हमें सख्त करना चाहिए। लेकिन जब ये खुदा न खासा जैसे ये हादसा होते हैं तो उसको फिर प्रॉपर उसके कत्ल के ज़ुमरे में ला के तफ्तीश की जाती है। लेकिन जो मैं इसमें समझता हूँ चीज़ों को कि इसमें अभी भी काफ़ी ड्रॉबैक है, जिसको गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको सख्त से सख्त करे, ताकि इनको पता हो कि बेलेबल ऑफेंस नहीं है। मैं अगर हवाई फायर कर रहा हूँ, अगर ये हवाई फायर ना होगा तो उसकी बिना पर आपको कम से कम ये ख़तरा नहीं होगा कि किसी की जान ज़ाया हो। देखिए, सबसे पहली बात ये, उनका आधा काम तो हो गया कि जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें पता लगा कि ये गोली से इनकी मौत वाक़या हुई है और इसी खौल से वाक़या हुई है जिसके ज़रिए जो उसकी मलकियती थी पिस्तौल असला जो भी उसने चलाया, उसने फायर किया, तो उस बिना पर वो उसको 302 में ले लाया गया। लेकिन वही बात मैं अभी भी कहूँगा कि अगर ये उसका रिकॉर्ड याफ्ता ना होता तो ये तो मामला ख़त्म हो गया होता। तो इसमें सबसे ज़रूरी था कि जब आपके पास ये एविडेंस आ गई कि ये मामला कत्ल का, एक जान ज़ाया हो गई, तो उसके पास लाजिम बात है, हम इनके पास यही एक हाल रह गया था। आपने देखा होगा एक ट्रैफिक हादसा हुआ था, कॉलेज के स्कूल के बच्चों ने ड्राइविंग की थी, रैश की थी, और उसमें भी वो पहले उसमें सज़ा इतनी नहीं होती थी, तो इस दफ़ा मिसाल बनाने के लिए उस बच्चे को बनाया गया, उस पर केस चलाया गया। तो ये चीज़ें की जा रही हैं ताकि लोग जो है आगे इस तरह की हरकतें ना करें। मैं इसमें सबसे बड़ी बात जो की जा रही है उसका पीछे बैकग्राउंड ये है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी को पहले चाहिए था कि जितने लोगों को लाइसेंस दिया है उनका एक दफ़ा फायर करवा के बुलेट जो उसकी का शेल बचता है उसको
फ्रेंसिक को भेज देते और पता होता कि कौन से लाइसेंस याफ्ता लोग जो असला इस्तेमाल करते हैं उनके इम्प्रेशंस जो हैं फ्रेंसिक के रिकॉर्ड में आ जाते हैं। और ये काम अगर अब नहीं हुआ तो अब ये मकसद है कि अब इस तरीके से लोगों से असला लिया जाए, असला मंगवा कर उनके एक बुलेट और चलवा के उसका शेल का इम्प्रेशन रख लिया जाए। इसका मकसद असला जितना भी लोगों के पास है अगर वो नहीं देंगे तो इसके बाद बहुत शदीद कार्रवाई होगी। और आपने देखा है कि किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जा रही। यही काम बहुत बड़ा पैगाम है कि अब आप लोगों की बचत नहीं है। अगर आपके पास लाइसेंस याफ्ता असला है तो उसको भिजवाएँ, उसको टेस्ट कराएँ, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएँ। अगर आपके पास लाइसेंस याफ्ता नहीं है तो फ़ौरन लाइसेंस बनवाएँ। अपने आप को किसी ऐसे मुश्किल में ना डाल दें कि बाद में आपके लिए ये फेल इतना नुकसानदेह हो जाए और आप सज़ा के मुर्तकिब हो जाएं। तो बेहतर है कि इसमें कोई आपके पास चॉइस नहीं है कि आप लाइसेंस के बगैर असला रखें, ना किसी मुल्क में है ना किसी जगह पे है। तो आप लोग फौरी तौर पे इसका लाइसेंस लें और इसका जो सिस्टम है उसको पूरा करें। अदरवाइज़ ये पकड़े गए आप लोग तो ये सख्त तरीन सज़ाओं के मुर्तकिब फरमाएं। बिल्कुल देखें जी, ये जो कोई खुशी नहीं है, मनाने का तरीक़ाकार नहीं है कि आप लोग अपनी इस खुशी के लिए किसी मासूम की जान ले लें, या ये दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है कि जब आप फायर करते हैं जश्न के लिए करें, चाहे वो किसी काम के लिए भी करें, लोगों पे इसकी दहशत छाती है। ऐसी हरकत करना दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है, तो दहशत गर्द ना बने। अगर आप ये इस चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, इन खुशी का मनाने का तरीका ये नहीं है कि आप लोगों को परेशान करें, खुदा ना खास्ता उनकी जान ज़ाया करें। ये कतन किसी तौर पे ठीक नहीं है। ये आइंदा आपको पता बैन है, इसके बावजूद आप ये हरकत करना सरासन सख्त जुर्म है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि इस पर सख्त इस सज़ाओं को और बढ़ाया जाए, ताकि जो अब ये अमल शुरू का सोचे भी ना कोई आदमी, अबरतनाक उनको सज़ा मिलेगी। ये मैं बता दूँ कि ये गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, लेकिन अभी से आपको बाज रहें, चाहे अखलाकी तौर पर चाहे कानूनी तौर पर, हर लिहाज से काम गलत है। ये बच्ची अपने घर से बाहर निकली है, अपने उनके नाना का घर था वहाँ से बाहर निकली है गली में, इसको ये अंधी गोली आके लग गई। उस वक़्त तो उनको अंदाज़ा नहीं था, एक चोट एक दर्द महसूस हुई, बच्ची को फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। वहाँ पे जाके एक्रे के बाद पता चला कि इसको अंधी गोली लगी है। अगर एक बंदा अपनी बदमाशी के चक्कर में या अपनी इंजॉयमेंट के चक्कर में वैसे ही बिला जवाज़ एक फायरिंग करता है और उसकी वजह से किसी की जान चली जाती है, तो हमें इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात कोई नहीं है। ये बड़े जुल्म वाली बात है कि एक बच्ची जो 7 साल की बच्ची घर से खुशियों का दिन मनाने आई हुई है अपने नाना के घर, और वहाँ पे उस बच्ची को फायर लग जाना, ये बड़ी तकलीफ दे बात थी। कानून जो कहता है वो क्या है और मुल्जिम को कैसे सज़ा दिलाई जा सकती है, तमाम कानूनी पहलू, दफ़ात और शवाहिद के हवाले से माहिर कानून की राय मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि मुल्जिम की गिरफ्तारी कैसे मुमकिन हुई, कितना वक्त लगा और मुल्जिम क्यों ताख़ीर से गिरफ्तार हुआ। ये सब कुछ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुजरपुरा की ज़ुबानी आप सुनेंगे, जो केस की तफसीलात, तफ्तीश की मुश्किलात और अदालत में केस चलाने के हर पहलू से आपको आगाह करेंगे। गुजरपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद में जो अंधे कत्ल की एक वारदात होती है, नामालूम गोली जो है एक बच्ची को लगती है, 7 साल बच्ची को, तो पुलिस जो है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस बड़ी कोशिश करती है। 2-2.5 माह इस मुल्जिम को गिरफ़्तार करने में लग जाते हैं। ये मामला जो कुछ भी था हमने मुकदमे के मुद्दई और लवाहिकीन की जानिब से आपको पहले दिखाया। अब हम पुलिस की तफ्तीश की जानिब चलते हैं। गुजरपुरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस के इंचार्ज हैं कैसर अजीज़ साहब। इन्होंने किस तरह से पुलिस ने ट्रेस किया, किस तरह मुल्जिम तक पहुंचा गया। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जो अंधी गोली होती है, हवाई फायरिंग की जाती है, वो किसी न किसी की जान ज़रूर ले लेती है, लेकिन उसके मुल्जिम को गिरफ़्तार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। लेकिन गुजरपुरा पुलिस ने इस कारनामे को सरअंजाम दिया और मुल्जिम को गिरफ़्तार कर लिया। फिर जब मुल्जिम गिरफ़्तार होता है तो उसके हवाले से भी कई अहम इंकशाफात सामने आते हैं। कैसर साहब ये बताइएगा कि बच्ची थी, 7 साल उम्र थी, कुछ पहले वक़ुआ बताइएगा
कि पुलिस को जो रिपोर्ट होता है वो क्या था, फिर किस तरह से 2-2.5 माह में पुलिस ने मुलजिम को ट्रेस किया? जी ये 12 रबीउल अव्वल का दिन था, तो उस दिन बाहर लोग गलियों में छोटी मोटी जो एग्ज़िबिशन एक टाइप लगाई होती है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से लोगों ने, तो ये बच्ची अपने घर से बाहर निकली है, अपने उनके नाना का घर था वहाँ से बाहर निकली है गली में, तो इसको ये अंधी गोली आके लग गई। तो उस वक़्त तो उनको अंदाज़ा नहीं था, एक चोट दर्द महसूस हुई, बच्ची को फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। वहाँ पे जाके एक्सरे के बाद पता चला कि इसको अंधी गोली लगी है। गोली लगी कहाँ थी? गोली सर में लगी। सर में लगी थी, ठीक। तो इसकी ट्रीटमेंट जारी रही, तो ये हमें इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, फौरी तौर पे उसकी FIR हो गई। तो डेफिनेटली जैसे आपने पहले जिक्र किया है कि इस किस्म के केसेस को ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें गोली की डायरेक्शन का पता नहीं होता, क्रिमिनल की लोकेशन का पता नहीं होता। तो ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग काम था, क्योंकि मैं तो इस चीज़ को बड़ा फ़ील करता हूँ कि अगर एक बंदा अपनी बदमाशी के चक्कर में या अपनी इंजॉयमेंट के चक्कर में या वैसे ही बिला जवाज़ एक फायरिंग करता है और उसकी वजह से किसी की जान चली जाती है, तो हमें इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात कोई नहीं है। ये लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर वो जब कोई हवाई फायरिंग करता है तो सिर्फ शौकियाँ मारने के लिए कर रहा होता है, और उनके इस एक्ट की वजह से अगर किसी की जान चली जाती है तो ये बड़ा ही तकलीफ़ दे अमल है। तो हमें इसको सीनियर ऑफिसर्स ने भी इसमें नोटिस लिया, DI साहब ने इधर इसमें हमारी टीम भी बनाई, मुझे बुलाया, CCPO साहब ने भी बुलाया, DI साहब ने भी, और इस बात पे हमसे मतलब नाराज़गी का भी इजहार किया जो होना चाहिए सीनियर्स की तरफ से, क्योंकि हम इधर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बंदे हैं और हमारी ज़िम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और ऐसे गंदे अनासर को जो फायरिंग करते हैं उनको एलिमिनेट करना, उनको पकड़ना और उनको जेलों में भिजवाना। तो उन्होंने नाराज़गी का भी इजहार किया और उन्होंने मुझे ये टास्क दिया कि ये हर सूरत इसको ट्रेस करना है। ठीक। तो सबसे पहले जो हमारे हाथ में जो क्लू आया, तो वो एक्सरे के बाद, वो जो पोस्टमार्टम के बाद जो गोली का सिक्का बरामद हुआ, उससे डिटरमिन हुआ कि ये एक 9mm पिस्टल से चलाई हुई गोली थी। फिर हमने इस एरिए में आके, चूँकि 9mm जो पिस्टल होता है उसकी एक ख़ास रेंज होती है, उस रेंज को हमने साइंटिफिकली देखा कि ये कितना गोली ट्रैवल कर सकती है, और जहाँ फिर हमने उस एरिए को मार्क किया गूगल मैप्स पे, उसका एक प्रिंट हमने बनवाया और फिर उस रेडियस में जाके हमने इन लोगों को, इन घरों को टारगेट किया। सबसे पहले तो चूँकि फायरिंग होती है तो नॉर्मली लोग कोई ना कोई सुनते हैं, हमें जो एविडेंस हेयर से मिल जाती है। तो सबसे पहले तो हमने इस बात पे काम किया कि मुख्तलिफ़ गलियों में लोगों से जाके हमने पूछ गिछ की। उस दिन कुछ लोगों का माहौल भी इस तरह का था, छुट्टी का दिन था, लोग इंजॉय कर रहे थे, जगह जगह पे उन्होंने खाने के स्टॉल वगैरह लगाए हुए थे। तो हर कोई अपनी उस खुशी में, ईद मिलादुन्नबी था, उस मिलाद की खुशी में मगन थे। कोई हमें इस किस्म की एविडेंस पहले नहीं मिल सकी कि गोली कहाँ से हुई है। ठीक। फिर हमने सेकंड फेज़ पे हमने आके इस एरिए को डिवाइड किया 6 पोर्शंस में और वहाँ पे 6 मुख्तलिफ़ टीमें बनाई। ठीक है। हमने कोई 2000 से ज़्यादा घरों के में जाके लोगों को इंटरव्यू किया, हर घर में गए। एक घर में जाते थे तो हम उस पूरी गली की उनसे लेते थे इंफॉर्मेशन कि इस गली में इस किस्म की एक्ट करने वाला कौन लड़का हो सकता है जो और फायरिंग कर सकता है। तो लोगों ने मैक्सिमम हमें इंफॉर्मेशन शेयर करते रहे। ये भी आहिस्ता आहिस्ता इस टाइम टेकिंग काम था, एक दिन में पॉसिबल नहीं है कि इस तरह की चीज़ें करना, फिर इसमें टाइम लग रहा था। हमें बार बार सीनियर्स की तरफ से भी, SSP साहब जो हमारे इन्वेस्टिगेशन है, नवीद साहब, उन्होंने भी हमें
हर वीक इसके ऊपर हमने अपडेट देनी होती थी। उनकी तरफ से भी डायरेक्शंस मिल रही थी, हमारे CCPO साहब भी थे, वहाँ पे भी हम हर वीक जाके उनको इस केस के बारे में अपडेट देते थे। जो डायरेक्शंस थी उस पर तो हम प्रॉपर काम कर रहे थे, रिकॉर्ड याफ्ता को भी देख रहे थे, और उसके अलावा मोहल्ले में जितने लोग थे उनको इंटरव्यू करते जा रहे थे। तो तकरीबन 2.5 माह बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो लड़का है जो मुल्ज़म है इसमें चलान हुआ है, उसकी एविडेंस उसके मतलब मिली कि इसने फायरिंग की थी। एक ख़ातून थी, अल्लाह ताला उनका भला करे, वो उन्होंने स्टेप फॉरवर्ड हुई और उन्होंने आके हमें इसके बारे में इत्तला की कि ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, ये मैं इसको जानती हूँ। फिर उसके जो है ना, उस ख़ातून को भी इसकी ज़्यादा डिटेल मालूम नहीं थी, लेकिन उसका नाम मालूम था। फिर हमने जो अपने रिकॉर्ड में के जितने बंदे थे उनको देखना शुरू कर दिया, तो ये फिर हमने गिरफ़्तार किया। ये ऑलरेडी हवाई फायरिंग का और रॉबरी का और रॉबरी भी मुलव्वस था, रॉबरी में भी मुलव्वस रहा है। उसका रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। फिर उसको अरेस्ट किया और उसने इस चीज़ को कन्फेस किया कि जी बिल्कुल मैंने उस दिन एक फ़ायर किया था। और वो फायर करना, अब उसने हवाई फायर किया था, उसके मतलब जो हवाई फायर कर रहा होता उसके तो इल्म में भी नहीं होता। लेकिन ये लाहौर हम अब देखें तो ये 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है, इसमें 20 मिलियन लोग रहते हैं। जो गोली ऊपर जा रही है उसने नीचे तो आना ही आना है। वो नॉर्मली अब हम जब से फील्ड में हैं तो बेशुमार इंसिडेंट हो चुके हैं, कोई गाड़ी को हिट कर जाती है कहीं पे गोली, और इंजरीज़ की भी एक लंबी लिस्ट होगी। आप चूँकि फील्ड में ही हैं, आपको शुरू से देखते आ रहे हैं क्राइम की फील्ड में, तो बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। तो ये बड़े जुल्म वाली बात है कि एक बच्ची जो 7 साल की बच्ची घर से खुशियों का दिन मनाने आई हुई है अपने नाना के घर, और वहाँ पे उस बच्ची को फायर लग जाना, ये बड़ी तकलीफ़ दे बात थी। उसके वालिद साहब जो हैं उस्मान साहब, अल्लाह उनको हिम्मत हौसला दे, बड़े जेंटलमैन आदमी हैं। उन्होंने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट भी किया, इन टच रहते थे, और उनके लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे। उनकी बेटी के साथ मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी, और जब भी उनसे बात होती थी ना तो एक दर्द महसूस होता था। आपने भी बात की होगी तो आपने भी फील किया होगा, वो बहुत ही बेटी के साथ अटैच थे। और जिस बंदे की 7 साल की बेटी इस तरह नाहक किसी की गोली की जद में आके चली जाए, और मासूम बड़ी खूबसूरत बच्ची थी, उसकी जान गई है, ये बड़ी तकलीफ़ दे बात थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें टाइम ज़रूर लगा है, क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन ये केस ट्रेस हो गया है। अब हमने मुल्ज़म को जुडिशल भिजवाया है, उसके ख़िलाफ़ जो भी साइंटिफिक एविडेंस थी, वेपन रिकवर किया है, वो हमने PFS से भिजवाया है, वो भी इंशाल्लाह मैच होगा। ठीक है। कैसा साहब, ये बताइएगा कि मुलजिम ने इतराफ़ भी कर लिया आपकी पुलिस की कस्टडी में, और एविडेंस भी आपने यकीनन उसके मिल गए कि वो हवाई फायरिंग करता था और दूसरे मुकदमात में भी वो मुलव्वस रह चुका है। तो कानूनी तौर पे इसको सज़ा दिलाना भी एक पुलिस के लिए चैलेंज होगा कि यकीनन एक अंधी गोली थी और एक मासूम बच्ची की जान चली गई। तो उसको चालान को मजबूत बनाने के लिए कितना होपफुल है आप कि उसको सज़ाए मौत होगी या सज़ा उसको प्रॉपर मिल पाएगी? क्योंकि ये आपके लिए भी चैलेंज है और वालिदैन की तवक्कुआत भी हैं कि बच्ची जिसकी चली गई उसका मुलजिम बच ना पाए। हम जब भी बच्ची के वालिद से बात करते थे ना, तो उनकी एक ही डिमांड होती थी कि जिसने ये एक्ट किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है।
मेरे साथ जो ज़्यादती हो गई है मैं चाहता हूँ कि किसी और के साथ ना हो। ये बात भी हमें मतलब इंस्टिगेट करती है कि हम इस मुलज़म को सज़ा दिलवाएं। लाजमी बात है कि हमने जो एविडेंस इसमें कलेक्ट की है, जो शहादतें हैं वो सफिशेंट है इसके लिए, और उसके बाद PFSA रिपोर्ट है, वो उस पिस्टल से गोली का चलना और उससे ये भी साबित हो जाता है उसके लैंडर्ड ग्रूव्स के, उसके बैरल के। तो ये सारी चीज़ें प्रूव होंगी और इंशाल्लाह हम होपफुल हैं और इसको हम प्रॉपर परसू करेंगे, इसको सज़ा हो। ठीक है। कैसा साहब ये बताएं कि आपका जो पुलिस स्टेशन है गुजरपुरा, ये एक बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पे इस तरह के वाक़यात अक्सर होते भी रहे हैं माजी में। अब चूँकि थोड़ा सा क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की वजह से जो फोकस उन्होंने किया हुआ था नाजायज़ असला और असला जो है नुमाइश पे, तो एक तो ये भी बताते चल जाइएगा कि इसका वेपन जो है वो लाइसेंस था इसके पास या नाजायज़ असला था। दूसरा ये बताएं कि अब कुछ ऐसी हवाई फायरिंग कंट्रोल हुई हैं, कुछ इतलात कम मिलना शुरू हुई हैं? इसके ऊपर मैं बात करता चलूँ तो आप देखते हैं कि न्यू ईयर के मौके पे नॉर्मली लोग हवाई फायरिंग करते हैं। तो बहुत कम हुई है ना होने के बराबर। जो हमने ये SHO साहब से मिलके हमने एक मीटिंग भी की थी और हमने इसको एज ए चैलेंज लिया था कि गुज्जरपुरे के इलाके में इस दफ़ा फायरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने पूरे थाने के इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशंस ने एक कोऑर्डिनेशन के साथ मिलके कोऑर्डिनेशन करके हमने टीमें बनाई और इतनी मतलब हमने इसको पब्लिकली जाके पहले ही अनाउंस भी किया, उनको बताया कि भी इस दफ़ा माफ़ी नहीं होगी, और एक सिंगल इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। और हमने जो इस थाने में 28 FIRs हुई हैं इल्लीगल वेपन की। इस मुलज़म की बात करें तो इससे भी इल्लीगल वेपन रिकवर हुआ था। अब इल्लीगल वेपन हासिल करना आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान में और लाहौर में इतना मुश्किल काम नहीं है, बड़े इजीली मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। अब लेकिन जो है इसमें हमने जो एक प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं कि इल्लीगल वेपन को हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखते हैं, इसको बड़ा सीरियसली टेक कर रहे हैं। और CCD ने जैसे नो डाउट उनकी वजह से क्राइम में वाज़े कमी हुई है, ये भी एक इम्पेक्ट है। और लोगों को हमने इस दफ़ा बिल्कुल भी स्वेयर नहीं किया कि गुजरपुरे के एरिया में फायरिंग की किसी को इजाज़त हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे थाने में एक भी इंसिडेंट ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ। उस वक्त है ना कोई कस्टमर था, उसका साइज़ ले रहा था, लेडीज़ कस्टमर भी साथ खड़ा था। तो ये शाम तकरीबन 6 साढ़े 6 का वाक़या है। ये गली के कोने से दूसरी साइड की तरफ फायरिंग करके चले गए हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह हमने चेहरा नहीं देखा। मैं भी जब तक मैं साइज़ लिख रहा था, जब मैंने भाई को देखा तो वो तब तक वो काफ़ी दूर तक चले गए थे। तो CCD वो अपना वो निकलवाई हैं पिक्चर, तो उसमें भी है ना वो उनका चेहरा वगैरह शनाख्त नहीं हुआ, पर 2 लड़के जाते हमने देखे हैं। इस तरह देखे ना, गलियों में बच्चे हैं, खेलते हैं, छोटे बच्चे हैं। उस टाइम तो ट्यूशन से भी बच्चों का आउट हो जाता है। ठीक है, इस गली में माशाल्लाह काफ़ी बच्चे खेलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को फायर लग जाता तो हम ये परेशान है। अगर आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी है, जो भी है भाई, उसके घर पे जाए ना। इस तरह मोहल्ले में खौफ व हरास फैलाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। फिर ये नुमाइश वाली बात हुई ना, जिसके साथ झगड़ा है आप उनके साथ करो ना भाई। पूरे मोहल्ले में ये चीज़ फिर इस तरह दहशत खौफ फैलता है कि यार पता नहीं किसका है या क्या मसला है, पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। ये तो असूलन बहुत गलत बात है। आपको पता आजकल तो CCD सारे मतलब अदारे कहते हैं कि हवाई फायरिंग क्या कुछ भी नहीं कर सकता। पूरे मोहल्ले में खौफ व राज फैला है, सब बच्चे परेशान के यार ये कौन है। हम छोटे हो गए, बड़े हो गए, आज तक हमने ऐसा वकूआ नहीं देखा। तो माशाल्लाह हम शुरू के इधर के रहायशी हैं रहने वाले। ठीक है, 17-18 साल तो मेरी इस शॉप को हो गए इसी जगह पे। सर ये ना उस दिन जो पहले जब फायरिंग हुई ना, अब ये नहीं पता कि उन्होंने दरख्वास्त दी है या नहीं दी। ठीक है, इस दफ़ा तो SHO साहब खुद मौके पे मौजूद है ना, 15 पे किसी ने कॉल किया तो आए हैं।
तो लिहाजा सारा कुछ होना चाहिए कि ये चीज़ गलत है ना। देखें ना कि इतना बड़ा काम हो गया, और हम तो यही कहना चाहते हैं ना कि ये देखें हर चीज़ पे आपको पता है असले की नुमाइश भी पाबंदी है। तो ये भाई आ रहे हैं फायर करके ठक 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 जा रहे हैं, पूरे मोहल्ला इकट्ठा, सारे बच्चे खौफ और आस में थे कि यार कि ये क्या हो क्या रहा है। कि देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं, ठीक है, जिसके साथ है भाई आपका है उसके साथ निपटो ना। पूरे मोहल्ले में क्यों ऐसा काम कर रहे हो? क्या दिखाना चाह रहे हो कि मैं बदमाश हूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता? ये बात देखें ना, बहुत गलत है जनाब। हवाई फायरिंग हुई है कोई 8-8:15 बजे। ए गली चो निकले ने लोग, 2 मोटरसाइकिल ते 70 से इधर फायरिंग करते चले गए ने। यही देखा जी महल्लेदार असी हाँ, असी सारे एक दूसरे घरां नूं तकरीबन पुछया कि यार तुहाडा कोई मसला तो दसो, क्योंकि SHO भी आया सी, मौके ते 1-5 की कॉल हुई सी, किसी ने कोई कुछ नहीं तस्दीक की। हुण जदों जिथे होया वकूआ वो लोग तस्दीक नहीं करते, मैं तीसरा लोग कौन कमांगा कि फलान नाल दुश्मनी है? कोई बोलेगा तो कमांगा ना, बगैर बोलने तो नहीं मैं कह सकता कि भी इत्थे इस तरह होया। ये तो हवाई फायरिंग ही कह सकते हैं कि हवाई फायरिंग हुई है, नहीं करनी चाहिए, ये नुकसान हो सकता। और जिस टाइम में वकूआ है बच्चे खेल रहे हैं गली च। नाजरीन, बंदूक से निकलने वाली हर गोली बज़ाहिर अंधी होती है। उसे ये शऊर नहीं होता कि वो जिस एक जिंदगी को ख़त्म करेगी उसके साथ जुड़ी कितनी और जिंदगियां भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगी। पीछे रह जाने वालों की चमकती हुई दुनिया एक लम्हे में अंधेरों में डूब जाती है। इस केस में भी हमें यही कुछ देखने को मिला। गोली अंधी जरूर थी, मगर उसे चलाने वाला 2 आंखों वाला इंसान था, एक ऐसा शख्स जिस पर अकल, शऊर, जिम्मेदारी के तमाम पर्दे पड़ चुके थे। यही वो लम्हा था जब गफलत, लापरवाही और ताकत का गलत इजहार इंसान को जुर्म के रास्ते पर ले जाता है। आज का जुर्म अंजाम सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि एक सबक था उन लोगों के लिए जो असला की नुमाइश को फख्र और गोली चलाने को कोई एजाज समझते हैं। ये प्रोग्राम एक याद दहानी है कि ताकत का गलत इस्तेमाल सिर्फ एक जान नहीं लेता, बल्कि नस्लों के मुस्तकबिल को अंधेरों में धकेल देता है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।